हे गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन। वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है इंडिया टू बी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 बाय प्रशांत। हमें ऑलरेडी पता था कि एक दिन चाइना ओवरटेक करेगा यूएसए को एज द लार्जेस्ट जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी चाइना ने बीट कर रखा है यूएस को, मगर अब यह बात सामने आ चुकी है कि 2028 तक चाइना कंप्लीटली ओवरटेक कर लेगा यूएस इकोनॉमी को और 2030 तक इंडिया बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो मतलब कि 2030 में आपके सामने यह दृश्य होगा इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, चाइना नंबर 1, यूएस नंबर 2 और इंडिया नंबर 3। और यह डेटा प्रोवाइड किया है बाय द वे यूके के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस थिंक टैंक ने, जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। और इनकी रिपोर्ट आज के समय पूरी दुनिया में डिस्कस की जा रही है, क्योंकि इससे पहले इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि चाइना ओवरटेक करेगा यूएसए को अराउंड 2033, मगर अब 5 साल पहले ही चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएस को। इससे दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर भी काफ़ी बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ये भी जानेंगे कि क्या इंडिया यूके को ओवरटेक कर पाएगा फिर से इन 2025 या फिर अर्लियर। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। यह क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी एग्जाम में 2018 के। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ये है आपके सामने आपकी ऑप्शंस। अटेम्प्ट करो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना दुनिया में आपको बहुत सारी कोट्स मिलेगी, इंस्पिरेशनल कोट, मोटिवेशनल कोट, मगर मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी कोट है नो थाई सेल्फ, नो योर सेल्फ। खुद को आपको जानना होगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि इन द फ्यूचर आपको कहाँ पर जाना है और आप कैसे वहाँ पर पहुँच पाएंगे। हमारे आरबीआई के गवर्नर शशिकांता दास साहब ने यह कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 21 में, अच्छा फाइनेंशियल ईयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अप्रैल 1, 2020 से लेकर मार्च 31, 2021 तक जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी ये होगी -7.5। पूरे साल की हमारी ग्रोथ रेट होने वाली है माइनस में बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये ऑफ कोर्स एक प्रोजेक्शन है, एक्चुअल फिगर्स आपको मिलेगी मार्च के बाद। नाउ यहाँ पे अगर हम सोचें कि हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ खराब हुई है कोविड-19 की वजह से, तो ये एक करेक्ट असेसमेंट नहीं होगी। इससे पहले भी आप अगर देखो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 20, उसमें भी हमारी जो ग्रोथ रेट थी पूरे साल की ये थी सिर्फ 4.2, जो उस वक्त बताया गया था एक 11 साल का हिस्टोरिक लो है। यहां पे आप देखेंगे उस टाइम का आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, एट 4.2 जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 2019-20 फाइनेंशियल ईयर हिट्स 11 ईयर लो। और उससे आप अगर पहले जाओगे तो आप नोटिस करेंगे कि इंडिया की ग्रोथ रेट 2014 से लेकर 2019 तक काफी हद तक हेल्दी थी। एक टाइम पर हमने 2017 फाइनेंशियल ईयर में 8.2 की ग्रोथ रेट भी देखी है। तो पहली बात तो यहाँ पर यह एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है कि कोविड-19 अगर देश को हिट ना भी करता तो भी हमारी ग्रोथ रेट काफी हद तक कम थी, और उसके पीछे थे बहुत सारे कारण। एक कारण तो यह है कि रूरल कंजम्पशन काफी हद तक कम हो गई थी, डिमांड में कमी थी। फिर एक फैक्टर यह भी था कि बैक टू बैक मेजर इकोनॉमिक स्टेप्स लिए गए, जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन, डीमोनेटाइजेशन। तो ऑलरेडी ग्रोथ रेट खराब थी, अब बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ड्रास्टिक करना होगा। और जो यूके की रिपोर्ट है उसमें साफ साफ ये बात लिखी है कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा रिकवर करने का, क्योंकि इंडिया में वैक्सीन की कमी होगी नहीं, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर जो वैक्सीन्स हैं ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने वाली है। चाहे रशियन वैक्सीन हो या फिर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हो, दे विल ऑल बी मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरली इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत ही जल्द लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे और वापस हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये स्टार्ट हो सकती हैं। नीड सबसे बड़ी यहाँ पर यह है कि स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत सरकार को बहुत ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है हमारे ये जल्द से जल्द कंप्लीट करने होंगे। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? एक तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, फिर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर कई और स्टेट्स में कॉरिडोर जल्दी बनाकर और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करनी होगी। क्योंकि इससे होगा क्या,
जब आप कहते हो कि हम बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम बड़ा ब्रिज बनाएंगे, हम हाईवेज बनाएंगे, हम रेल ट्रैक्स बिछाएंगे, तो इससे जनरेट होती हैं जॉब्स। जब आप जॉब्स जनरेट करते हैं, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया है उसको इस्तेमाल करके बाकी कंपनीज और भी जॉब्स क्रिएट करेगी। सो ये है इंडिया की सफलता की चाबी इन द फ्यूचर। सरकार को अपनी जेब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने होंगे टू बिल्ड इंडिया। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि 2021 में इंडियन इकोनॉमी 9% तक ग्रो कर सकती है, जो काफी इंप्रेसिव होगा। और उसके बाद 2022 में इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी टू अराउंड 7%। फिर हो सकता है कि धीरे धीरे इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ये स्टेबल हो जाए और इंडिया ग्रो हो एट अराउंड 5 to 6% बाय 2035। मगर आने वाले सालों में जो तेज ग्रोथ रेट इंडिया को दिखेगी वो काफी है। पहली बात तो 5th स्पॉट को रिकैप्चर करने के लिए, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि 2019 में इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंडियन इकोनॉमी ने सरपास कर दिया था यूके को। हम यूके से भी आगे निकल गए थे और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि यूके हमारा कॉलोनाइजर था। तो जिस कंट्री ने हमको अपना कॉलोनी बना लिया था उससे इकोनॉमिकली आगे निकलना, इट इज अ रिमार्केबल फीट। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इंडिया की रैंक थी 5th। मगर अब जब कोविड-19 आ चुका है तो बहुत सारे इंटरनेशनल जो संगठन है उन्होंने रिकैलकुलेट करी है अपनी लिस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू एस्टिमेट्स। और आईएमएफ ने यह कहा है कि हमारी लिस्ट के हिसाब से यूके की इकोनॉमी है आज के समय 5वें स्पॉट पर और इंडिया वापस 6ठे स्पॉट पर फिसल गई है। तो 2019 की जो उपलब्धि थी ये हाथ से निकल चुकी है। तो वापस इसको रिकैप्चर करने में हमें लगेंगे अभी 5 साल। इस रिपोर्ट में यह बात लिखी गई है कि 2025 तक वापस इंडिया ओवरटेक कर लेगा यूनाइटेड किंगडम को एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और उसके बाद 2030 तक इंडिया बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मतलब कि जर्मनी और जापान को हम लोग बीट कर देंगे 2030 तक। जर्मनी को हम बीट करेंगे 2027 तक और जापान को हम बीट करेंगे 2030 तक। नाउ इस सब के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि चाइना 2028 में ही सरपास कर लेगा यूएस को। आप कह सकते हैं कोविड-19 एक आशीर्वाद है चाइना के लिए। और आयरनी यह है कि इसी देश से SARS-CoV वायरस दुनिया भर में फैला और आज के समय चाइना ही सबसे ज्यादा इससे बेनिफिट कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऑलमोस्ट एवरी मेजर कंट्री इज ए नेगेटिव ग्रोथ रेट, मगर चाइना आज भी पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। तो 2028 तक अगर चाइना रिप्लेस करता है यूएस को इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी तो इसका मतलब यह है कि चाइना बन जाएगा दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर। और फिर चाइना अगर चाहे तो यूएस की ही तरह बड़े सैंक्शंस इंपोज कर सकता है कंट्री पर। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 2028 तक चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स के अंडर इनका जो नेटवर्क है कनेक्टिविटी का ये बहुत वास्ट हो चुका होगा। चाइना और रशिया के जो रिलेशंस हैं ये और ज्यादा इंप्रूव कर चुके होंगे और मिलिटरीली भी काफी हद तक चाइना बराबर आ जाएगा टू यूएस। इस पर ऑलरेडी वर्ल्ड मीडिया लिख रहा है। रूटर्स की एक प्रॉपर रिपोर्ट है इसको लेकर कि हाउ चाइना इज रिप्लेसिंग अमेरिका एज एशियाज मिलिट्री टाइटन। और एशिया पे जिसका राज है, दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट पर जिसका राज है, वो इवेंचुअली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में भी जो अपनी डोमिनेंस है ये भी इंक्रीज करेगा। सो जरूरत ये है कि आने वाले दशक में नंबर 3 और नंबर 2 जो 2 देश हैं यूएसए और इंडिया, इनको अपनी कोऑपरेशन बढ़ानी होगी अगर कंपीट करना है विद चाइना। और ये बात एक्चुअली यूएस की तरफ से जो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि यूएस इंडिया मस्ट अलाइन ट्रेड पॉलिसी टू कम्पीट विद चाइना। जरूरत यह है कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है ये हमको बहुत ही जल्द बढ़ाना होगा, इसे हमको इंक्रीज करना होगा कंपेयर टू यूएस चाइना ट्रेड। और फिर डिफेंस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करके, पैक्ट साइन करके, एक प्रॉपर म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में यूएस मैसिव इन्वेस्टमेंट करेगा इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, देखिए इवेंचुअली अगर मान लीजिए इंडिया को 2030-35 में बहुत बिलियंस डॉलर्स चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, वो प्राइमरली आएंगे फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज। तो इसके लिए प्रॉपर रोड मैप बनाना होगा। और देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि आने वाले 4 साल जो बाइडन क्या नीति बनाते हैं, क्योंकि 2025 तक तो एटलीस्ट जो बाइडन रहेंगे पावर में। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यूपीपीसीएस 2018 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ये डिसाइड करता है नीति आयोग। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बहुत ही जल्द नीति आयोग यहाँ पर यूज करेगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टू डिटरमाइन द लाइन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद अनअकैडमीज कोर्सेज। अनअकैडमी मीन्स क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे वेरियस एग्जाम के कोर्सेज आपको मिलेंगे, IIT, गेट, MPPSC, RPSC, UPPSC, SSC बैंक
और ये है इन कोड्स के प्राइसेस जो आपको पे नहीं करने। डू नॉट पे दिस प्राइसेस, ये ओरिजिनल प्राइसेस है। यूज द कोड PD10, वेबसाइट या ऐप पे जाओ, वहां पे रेफरल कोड वाले सेक्शन में डालो PD10। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बहुत ही एक खुशखबरी है कि एज़ पर द रिपोर्ट्स जो एनालिसिस को क्या आ रहा है, तो यह मालूम हो रहा है कि इंडिया इज़ टू बी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। पर अगर हम लोग अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें कि जो इम्पैक्ट कोविड का हुआ है, और ख़ास करके हिंदुस्तान जैसे देश में कि जहाँ पे 135 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और हम लोगों ने देखा है कि लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लोगों के जॉब लॉस हुए हैं, पे कट्स हुए हैं, बिज़नेस में बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है, और न जाने कितने प्रकार की परेशानियां हमारे परिवारों को झेलनी पड़ रही है। और इसी वजह से जो हमारी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में थी इस पीरियड में। जितने सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं, चाहे USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, UK है, या जो अन्य यूरोपियन देश है जो डेवलप्ड है, वहाँ पे भी नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली। पर आश्चर्य की बात यह है कि इस कोविड के पीरियड में कि जिसने पूरे दुनिया के देशों को झकझोर के रख दिया, हिला के रख दिया, वहाँ पे चाइना एक अकेला ऐसा देश था कि जहाँ पे ग्रोथ रेट माइनस नहीं पॉजिटिव थी। कितनी आश्चर्य की बात है ना दोस्तों, कि जहाँ से ये वायरस की शुरुआत हुई है वहाँ पे उस देश में जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव देखने को मिल रही है। अब मन में यह सवाल आना बहुत ही स्वाभाविक है कि फिर क्या ये वायरस जो था ये क्या नेचुरल था या फिर मैन मेड था। बहुत सारी थेरीज़ है मार्केट में, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की थेरीज़ कर रहे हैं। खैर, पर इसका फ़ायदा जो है ज़रूर चाइना को हुआ है। अब आते हैं हमारे हिंदुस्तान की तरफ, और एक अच्छी बात है कि जिस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वैक्सीन प्रोडक्शन में, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है, तो पिछले महीने में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 100 करोड़ की आबादी को हम लोगों ने एक भले ही सिंगल डोज क्यों ना हो पर हम लोगों ने वैक्सीनेट कर लिया था। और कोशिश पूरी है कि बाय द ईयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसे हम लोग वैक्सीनेट कर पाए। और ये मुमकिन है क्योंकि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव लिया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारी इंडियन कंपनीज़ भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही है, साथ ही साथ हमारे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं US के साथ, रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, ताकि वैक्सीन की कोई कमी ना हो। और इसी वजह से UK की एक रिपोर्ट है कि जिन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक पेनिट्रेट होने की वजह से इंडिया जो है जो अभी नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रहा है, तो वो बहुत जल्दी इसमें से रिकवर हो पाएगा और फिर एक बार इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उसकी पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ख़ास करके इसके लिए जो स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और ख़ास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे फिर हमारे जो ईस्टर्न फ्रेट रेल कॉरिडोर है या फिर वेस्टर्न फ्रेट रेल कॉरिडोर है, या दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस हाईवे है, नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है, टनल्स है, ब्रिजेस है, डैम्स है, तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है, जिसका फ़ायदा ज़रूर होगा क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को जॉब्स मिलेंगे, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, फिर एक बार पैसा जो है मार्केट में रोल होने लगेगा और फिर एक बार हम लोग तरक्की की राह पर चल पड़ेंगे। और यही कारण है शायद कि जो भी एनालिस्ट है, जो भी एनालिसिस करती हैं सारे चीज़ों को, तो उनके अनुमान से उन्होंने ये बताया हुआ है कि 2025 तक इंडिया जो है वह UK को ओवरटेक कर देगा इकोनॉमी के मामले में, 2027 तक वह जर्मनी को ओवरटेक कर लेगा और 2030 तक वह जापान को ओवरटेक करके इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना। बट इन सारे रिपोर्ट्स में और एक बात हमारे सामने आ रही है, और वह ये है कि कम से कम जो अनुमान लगाया जा रहा था कि चाइना जो है वो US इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगा 2032-2033 के आसपास, तो अब ये जो फ्रेश रिपोर्ट्स आ रही है उस फ्रेश रिपोर्ट्स के अनुसार 2028 के आसपास ही चाइना जो है नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में, सेकंड पोजीशन पे US होगा और थर्ड पोजीशन पे इंडिया होगा। अब खास करके हमें ये तो भले हमारा वो दुश्मन देश है, पर उसकी जो अच्छी बातें हैं वो हमें ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। और उसने खास करके अपने देश में जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और अन्य चीज़ों के ऊपर जो उन्होंने जो एफर्ट्स लगाए हैं, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो काबिल तारीफ़ है। इतना ही नहीं, उनका जो एम्बिशियस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने पिछले 4-5 सालों से उन्होंने उसको प्रमोट करने की कोशिश की है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी हद तक उन्हें
उसमें सक्सेस देखने को मिल रहा है। और हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे का वजूद ये है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो रिवाइवल ऑफ ओल्ड सिल्क रूट है, कि जहाँ से चाइना जो अपने माल को सिर्फ यूरेशिया में नहीं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक वो आसानी से वो पहुँचा पाएगा। इससे जिन सारे इलाकों से, जिन सारे रीजन से, जिन सारे कंट्रीज से ये रोड गुजरेगा, जितने सारे, इससे क्या होगा कि ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इंटर रीजनल कनेक्टिविटी और अच्छे से बढ़ेगी, और फ़ायदा सिर्फ चाइना को न होगा तो साथ ही साथ उस देश को भी होना चाहिए। ये एक्चुअली उस इनिशिएटिव के पीछे का मकसद होना चाहिए। पर अफसोस है कि जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है, जो हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका फ़ायदा ज़्यादा चाइना को हो रहा है, बल्कि उस देश जो पुअर कंट्रीज़ है, खास करके जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो पुअर कंट्रीज़ है या जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनको उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। और रिपोर्ट्स में यही देखने को मिल रहा है कि ये सारे कंट्रीज़ में कि जिनके पास पैसा नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, चाइना वहाँ पहुँच जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, डैम्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, टनल्स वो बांधता है, पर उसका मैक्सिमम फ़ायदा जो है चाइना को होता है। वो कैसे? तो हम लोगों ने देखा कि कुछ ही महीनों पहले की ये रिपोर्ट थी कि श्रीलंका में जो हम्बनटोटा सी पोर्ट है उसको 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए चाइना ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है। क्यों? तो श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने उस पोर्ट पर की थी, उसके पैसे, उसका जो कर्ज था, उसको वो लौटा नहीं पाई, और इसलिए वो पोर्ट जो है चाइना ने एक्वायर कर लिया। वही हाल मालदीव्स में हमें देखने को मिल रहा कि मालदीव्स में जो आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ही पिवोटल, बहुत ही वाइटल ऐसे 4 लेन ब्रिजेस चाइना ने वहाँ पे बनाए, और उसके भी पैसे टाइम पर मालदीव्स गवर्नमेंट नहीं दे पाई। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि ये सारे ब्रिजेस जो है पूरी तरह से चाइना ने एक्वायर कर लिया। अभी हाल ही में 2 दिन पहले की बात है कि युगांडा में जो एयरपोर्ट है वो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। और सीपेक के बारे में क्या बताया? सीपेक का मतलब ही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमेशा पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कहता कि हमारा सबसे जिगरी दोस्त है, हमारा याराना है चाइना के साथ, पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से सीपेक को इम्प्लीमेंट किया गया पाकिस्तान में, और ख़ास करके ग्वादर पोर्ट तक उनको वहाँ पे सामान ले जाना था, अब हम लोग देखें वहाँ पे भी एक प्रकार की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है। क्योंकि अगर वहाँ पे अगर उसके पीछे का मकसद अगर प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, लोगों की भलाई है, तो वो दिखाई देनी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं है। चाइनीज़ पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ती जा रही है, और बीच में तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी पिछले कई महीनों से तो सीपेक के ऊपर कोई खासा प्रोग्रेस दिखाई नहीं दिया है। चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट वो पंप कर रहे थे, जो पैसे पंप कर रहे थे, उसको अभी फ़िलहाल उन्होंने बंद कर दिया है, और जो अफ़गानिस्तान में जो इश्यूज़ हुए शायद उसकी वजह से भी उन्होंने फ़िलहाल उसको रोक के रखा हुआ है। तो जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट सीपेक का था, और जिसके ऊपर से पाकिस्तान को लग रहा था कि एक गेम चेंजर उनके देश के लिए होगा, तो शायद ये गेम चेंजर नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसान का सौदा रहा। और ये चाइना की धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, जो एनालिस्ट है, जो जानकार लोग हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि चाइना की जो पॉलिसी वो डेट ट्रैप पॉलिसी है। डेट ट्रैप पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जिन देशों के पास अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं होता है, उन देशों को ये कर्जा देता है, और अगर ये देश अगर उस कर्जे को सही समय पर लौटा नहीं पाते हैं तो वो उन एसेट्स को एक्वायर कर लेता है। तो ये बहुत ही खतरनाक सी चीज़ है। अगर हम लोग अमेरिका के बारे में देखेंगे तो एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है। चाइना सुपर पावर बनना चाहता है, और डिफेंस वाइज, इकोनॉमी वाइज बहुत बड़ा होते जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार तो वो 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। पर दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। हम देखते हैं कि चाइना जो है वन पार्टी रूल है, और जैसे हम लोग कहेंगे कि पुराने ज़माने में जो एक प्रकार की डिक्टेटरशिप थी, ऐसे हालात चाइना में है। और चाइना जब भी किसी को पैसे देता है तो हमेशा वो एक बिज़नेस के रूप में होता है। वो कभी भी किसी को मदद करने के इरादे से या इंटरेस्ट फ्री लोन्स उसने कभी किसी को दिए है, ऐसे कभी सुनने में नहीं आया। पर यही यूएस जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक इतना बड़ा सुपर पावर है, न जाने कितने सारे कंट्रीज़ को उसने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उसने हेल्प की है बिना किसी इंटरेस्ट के। और यही एक बेसिक डिफरेंस है यूएस और चाइना में। अब आते हैं हम लोग हमारे इंडिया की ओर कि इंडिया क्या कर सकता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि अगर ये चाइना हमारे लिए एक प्रकार का पोटेंट थ्रेट बनते जा रहा है, खास करके पैसिफिक ओशन में या फिर इंडियन ओशन में या फिर अरेबियन सी में, ये सारा जो हमारा एरिया है वहाँ पे धीरे धीरे
चाइना जो है अपने प्रेजेंस को, अपने डोमिनेंस को बढ़ाते जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया और यूएस दोनों एक साथ आने चाहिए और इस डोमिनेंस को उन्होंने चुनौती देनी चाहिए, चैलेंज देना चाहिए। और ये कब हो सकता है? तब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड यूएस और इंडिया के बीच में होना चाहिए, एक प्रॉपर रोड मैप बनना चाहिए, ताकि हम लोग जो है चाइना के इस थ्रेट को हम लोग चैलेंज कर पाए। तो सही अर्थ में हम लोग देखेंगे कि एक प्रकार का पीसफुल एनवायरनमेंट हो सकता है। नहीं तो जिस प्रकार से आसपास का जो एनवायरनमेंट बनते जा रहा है, ऐसा लगता है कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर की ये शुरुआत हो सकती है। तो ख़ास करके कंट्रीज जो है, इंडिया हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, जो हमारे क्वाड देश हैं, उन्होंने भी, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिकली और डेमोक्रेसी को चेरिश करते हैं, उनको सबको साथ में आकर इस नए चैलेंज को उसे फेस करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस रिपोर्ट प्रशांत धवन जी एज़ यूजुअल की तरह। और फिर एक बार प्रशांत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाया। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।